हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द मीजो स्टडी सेशन। लास्ट सेशन में हमने बात करी ऑस्मोसिस के बारे में। आज के सेशन में भी हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कि कैसे मूवमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट प्रेशर है इसके अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज हैव अ लुक। चलिए, सो आप में से कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे ये बताएगा कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है? आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। लास्ट सेशन में पूरा कंप्लीट बताया था मैंने कि ऑस्मोसिस क्या होता है। Osmosis is a movement of molecules of water from a region of a higher concentration to a lower concentration through semi-permeable membrane. So इसमें ट्रांसफर कहाँ से हुआ? Higher concentration to lower concentration. Right? This is how the movement happens. And how this movement happens? Because of the semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में। इसके डिटेल में नहीं जा रही है। एक एक्सपेरिमेंट जो लास्ट सेशन में रह गया था, आइए उसको कंटिन्यू करते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ध्यान से देखना। ये एक बीकर था, ठीक है। इस बीकर के अंदर एक और ट्यूब रखी गई। इस ट्यूब का जो वन एंड था दैट वाज कवर्ड विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस पर्टिकुलर एरिया वाज कवर्ड विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से देखो, मैं साइड बाय साइड लेबल कर रही हूं इसको। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। अब इस ट्यूब के अंदर हमने क्या फिल किया? सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन। अब ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन मैंने इसमें डाला है, बाहर की तरफ को मैंने क्या फिल कर दिया? हियर अ प्योर वाटर मैंने यहां पे फिल कर दिया। राइट, हियर लेट्स लेबल दैट दिस इज अ प्योर वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? वी नो दैट इन दिस केस देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर। एक चॉक, यस दिस चॉक विल बी फाइन। देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर लाइक दिस। अब वो क्यों मूवमेंट होगा ये हम लास्ट सेशन में समझ चुके हैं। दैट वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो धीरे धीरे हमने देखा कि इनिशियल अगर लेवल इतना है, धीरे धीरे वो लेवल यहां तक बढ़ गया। होता है ना ये, ऐसा नॉर्मल प्रोसीजर है, कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। सो धीरे धीरे पानी का लेवल इसमें बढ़ता चला गया। जैसे ही बढ़ा तो हमने ये समझ लिया कि यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रही है, पानी बाहर से अंदर की तरफ को मूव कर रहा है। अब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट क्यों सेटअप किया गया, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, हमें ये जानना था कि पानी कितने प्रेशर से ऊपर मूव करता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। सेम बीकर में अब क्या किया गया? ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया गया। ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। यहां मैंने एक पिस्टन को अटैच कर दिया और पिस्टन ने उन मॉलिक्यूल को पुश करना शुरू करा। Hope you're getting what I'm saying. See, this is a piston. जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ एक सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है सब। अब इसके बाद ये देखा गया, क्योंकि बाहर की तरफ को क्या फिल्ड था पहले? दिस वॉज अ प्योर वाटर। नाउ देयर विल नॉट बी any kind of movement of water,
जस्ट बिकॉज अ पिस्टन इज क्रिएटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ प्रेशर कि पानी बाहर से अंदर की तरफ को मूव नहीं कर रहा। ठीक है, यहां से ध्यान से देखना, इतना प्रेशर लगाया गया है इस डायरेक्शन में, एक पिस्टन को नीचे पुश किया गया है, इतना प्रेशर लगाया गया कि यहां पे मूवमेंट पानी की नहीं हो रही। ठीक है, नो वाटर इज मूविंग फ्रॉम द बीकर टू द ट्यूब, राइट। सो इन दिस केस वाटर लेवल रिमेन सेम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जितना प्रेशर मैंने ऊपर से नीचे लगाया है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज कंसीडर्ड एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो हियर आई एम राइटिंग pressure applied to stop movement of water from pure water to sucrose solution। ठीक है, इस प्रेशर को नाम दिया गया, लिसन वेरी केयरफुली, प्रेशर को नाम दिया गया दैट इट इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये कैसा प्रेशर है? ये वो प्रेशर है जो एंटागोनिस्टिक वर्क कर रहा है, किसके? उस प्रेशर के, उस पोटेंशियल के जो कौन क्रिएट कर रहा है? आपका सॉल्यूट क्रिएट कर रहा है। यानी कि मैं बात कर रही हूं ऑस्मोटिक पोटेंशियल की, एंड दिस इज अगेंस्ट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सो कैन आई राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक pressure is equal to osmotic, this is osmotic, this osmotic pressure is equal to, is actually equal to the osmotic potential। yes right, I got this point। कई बार कई चीज़ होती है एकदम स्लिप हो जाती है माइंड से। सो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों के दोनों सेम है। वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, जो आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, याद है आपको लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, क्या है इसका? ये है नेगेटिव, ये है आपका नेगेटिव। Whereas the osmotic pressure is always a positive pressure। यहां हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव प्रेशर है। यहाँ पे जो ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से पानी बाहर से अंदर की तरफ को मूव कर रहा है, इसको हमने सोल्यूट पोटेंशियल का नाम दिया था, इसको एक और नाम दे दिया यहाँ पे, वो क्या है आपका? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आगे बात समझ में कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें आपको? ठीक है, सो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। दो वर्ड्स पढ़ने पढ़ाए हैं अभी, ध्यान देखना। अब इन दोनों को मैं डिफरेंस भी बताऊंगी कि क्या क्या डिफरेंसेस है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। अब ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये सबसे पहला ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि कितना सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि उतना ज़्यादा वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि डिफरेंसेस ज़्यादा है प्योर वाटर और उसके अंदर, उतना वो पानी को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट ओवरऑल चार्ज जो होगा इसके अंदर क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट। सो दिस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर depend upon, right, the first, hydration of solute. Second important thing है that it also depend upon the concentration of solute, concentration of solute। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे बात समझ में?
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आज का जो हम पढ़ रहे हैं। ऑस्मोसिस लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट करा, आज हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर और पोटेंशियल के बीच में आपको डिफरेंसेस पता लग जाए। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से भी, सो बी रेडी फॉर इट। नाउ अदर देन दिस ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे मैंने बोला कि ये 3 चीज़ों में डिपेंड करता है, एक और चीज़ है जिस पे और डिपेंड करता है, दैट इज आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट। वो भी लिख लो, ये काम करो, आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट। चलिए ये हो गई बातें। अब बात करते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। प्लीज कम टू दिस साइड अगेन। चलिए सबसे पहला बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और पोटेंशियल, क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला लिख लेते हैं इधर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्यों मैं इस चीज पे बार बार फोकस कर रही हूं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या है, ये है आपका, इट इज दैट लोअरिंग ऑफ फ्री एनर्जी, जिसकी वजह से एक फ्री एनर्जी कितनी कम हो रही है एक वाटर की, क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर सॉल्यूट्स को मिक्स कर दिया है। सो दिस इज व्हाट इट इज, lowering of free energy of water in a system due to presence of solute particles। solute particles, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? ऑस्मोटिक प्रेशर एक वो प्रेशर है जो हमने एक कन्फाइंड सिस्टम में लगाया है ताकि फर्दर मूवमेंट पानी की ना हो पाए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, developed in a solution when it is separated from pure water via semi permeable membrane। ये वो एक्सटर्नल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो मैंने अप्लाई किया ताकि हमारे जो डेवलप्ड इन अ सॉल्यूशन, जिसकी वजह से व्हेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ प्योर वाटर वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गई बात ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में। अब एक और चीज इसमें ध्यान से सुनना, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रही हूँ, इसको हम कभी भी मेजर कर सकते हैं, कंफाइंड सिस्टम में या फ्री सिस्टम में। So it can be the property of, it is a present in both confined and closed system। ये सिर्फ कहाँ मेजर कर सकते हैं? That can be measured or developed in confined system, closed नहीं, open, open। ठीक है, ये हो गई बात। अब ध्यान से देखना, ये जो आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ डिफरेंस अलग होता है इन टर्म्स ऑफ देयर चार्ज। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव विच वी आर अप्लाइंग फ्रॉम द अपर साइड, एंड ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है। सो होप आपको इनमें भी कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गई चीजें। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। सो कम टू दिस साइड, लेट्स टॉक अबाउट द प्लाज्मोलिसिस। सो
प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस इज दैट कंडीशन जब हम किसी भी एक सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ को आ जाएगा एंड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट. प्लाज्मोलिसिस पढ़ने से पहले मैं आपसे 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी. हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सो प्लीज हैव अ लुक. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? सबसे पहले बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सारी पॉसिबिलिटी बता दूंगी मैं इसमें आपको. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है. सो लेस solute concentration as compared to other. क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इसके अंदर का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. सॉल्वेंट मोस्ट ऑफ द केसेस वी टेक इज एज अ वाटर. सो दैट मीन्स मोर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन. इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब इस चीज को आप कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान से देखना. सबसे पहली बात, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक हम किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, मेरे पास कोई शुगर सॉल्यूशन है, मैं उसको देखकर ये नहीं कह दूंगी हाइपरटोनिक है हाइपोटोनिक है. मैं कभी भी नहीं ये कहूंगी एंड आपको भी नहीं कहना चाहिए. ये जो टर्म है हाइपोटोनिक है चाहे हाइपरटोनिक है, इट इज अ कंपैरेटिव टर्म. हम इसको कंपेयर कर देते हैं दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसके साथ हम इसको ट्रीट करवा रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं हमें चेक करना है कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा. सो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन एज कंपेयर टू द अदर सॉल्यूशन. राइट, चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर का मतलब ज्यादा. दैट मीन्स इट इज हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. More concentration of solute as compared to other solution. Right? सिर्फ आपके समझने के लिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इसीलिए क्या मैं आपको ये कह दूं कि इसके अंदर क्या है, लेस सॉल्वेंट होगा एंड इसके पास क्या होगा, मोर सॉल्यूट. ठीक है, हमेशा ये कंपैरेटिव टर्म है, याद रखना इस चीज को. जो तीसरी टर्म जो मैं अभी यूज करने जा रही हूं, दैट इज ऑल्सो अ कंपैरेटिव टर्म. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक एक वो सॉल्यूशन है जहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की दोनों के दोनों सॉल्यूशन में सेम है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सेम इन बोथ द केसेस. इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, यानी दोनों के दोनों सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे से आइसोटोनिक कंडीशन में प्रेजेंट है. प्लाज्मोलिसिस को समझने की कोशिश करो. प्लाज्मोलिसिस एक वो कंडीशन है, सो दिस इज कंडीशन इन विच व्हेन अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन when a plant cell is placed in hypotonic solution. अब ध्यान से देखना,
हाइपोटोनिक, प्लांट सेल को मैंने रख दिया एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। हाइपोटोनिक, यहाँ पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल। अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है? एक सेल के साथ कंपैरिजन हो रहा है। सेल के अंदर भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यहां से वो कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो इसको मैंने रख दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। अब बताओ मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ तक होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर होगा आपका बाहर से अंदर की तरफ को। ठीक है, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है। राइट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ वाटर अकर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई? ये आ गई। इसको मैं प्लाज्मोलिसिस का नाम नहीं दूंगी, इसको मैं प्लाज्मोलिसिस का नाम नहीं दूंगी। दूसरी कंडीशन ध्यान से समझो। अच्छा एक बात सुनना, जब इसको इसके अंदर रखा गया सो क्या होगा? सेल विल बिकम टर्जिड, सेल विल बिकम टर्जिड। How the cell will become turgid, that also I will be discussing with you. So now next is what is a plasmolysis? ये आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन। इसमें क्या किया है मैंने? सेल placed in hypertonic solution, hypertonic solution, right? क्या होगा? Cell lose water, cell loses water. When cell will lose water, it is quite obvious protoplasm will shrink. Protoplasm shrink. प्रोटोप्लाज्म जैसे ही श्रिंक हो गया, सो इस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है दैट इट इज अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। देखो अब ध्यान से देखना दोनों कंडीशन, क्योंकि पहले मैंने हाइपोटोनिक बताया था इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे हाइपोटोनिक डिस्कस कर लिया। हाइपोटोनिक में डिस्कस करने के बाद मुझे ये पता लगा कि अगर हम इसको इसमें रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगी? स्वेल अप। एक्चुअली सेल का साइज, प्लांट सेल का साइज सेम रहेगा, बल्कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट आल्सो विल बी डिस्कसिंग। ऑन द contrary, when we keep it in a hypertonic solution, the solution which is having a more and more concentration of solute as compared to a cell, in that condition there will be continuous movement of water from inside of the cell to the outside of cell. This condition is termed as a plasmolysis because now the cell protoplasm will shrink. This is called as a plasmolysis process. Plasmolysis, the cell which is now plasmolysis, which has undergone the process of plasmolysis, that will be termed as a plasmolyzed cell. Now let's understand the phenomena, this particular phenomena, with the help of a diagram. Please have a look. So I'll be talking about the two different phenomena. The first is cell kept under hypertonic solution. पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बीकर बना रही हूं मैं, एक रख दी मैंने इसमें अपनी सेल, अपनी नहीं प्लांट की सेल, पर लेकर तो मैं आई हूं तो इसलिए मैंने इसको अपनी सेल बना दिया। ठीक है, चलिए बाहर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है? बाहर मैंने डाल दिया एक सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा। नॉर्मली सेल होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड, बट नहीं, मैंने इसको इतना ज्यादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया कि पानी तो बाहर से ही अंदर आएगा जी, अंदर सॉरी अंदर से ही बाहर जाएगा, बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, रख दिया मैंने इसके अंदर। प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करें तो इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल के बाहर की एक कवरिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। ध्यान से देखना, लेबल कर लेते हैं इसको, प्लांट सेल
दिस इज आउटर मोस्ट क्या है आपकी सेल वॉल, ठीक है। ये क्या है, यहां पे फ्लूइड फिल्ड होगा विच इज टर्म्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। ये है आपका वैक्यूल, वैक्यूल की लेयर को नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। सेल को रख दिया मैंने एक सॉल्यूशन में जो है हाइपरटोनिक। कंपैरेटिव टर्म है, अगर एक हाइपरटोनिक होगा तो दूसरा क्या होगा, हाइपोटोनिक, यानी कि दिस इज कंपेयर टू द अनदर वन, दिस इज हाइपोटोनिक। आगे बात समझ में, रख दिया मैंने इसके अंदर। कुछ देर बाद मैं क्या देखती हूं, जो हमारी सेल है, सेल का ही स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं अब, ठीक है। अब जो है मैंने देखा कि हमारी सेल कुछ कुछ ऐसी बन गई है, ठीक है। ये जो सेल है ये प्रोटोप्लाज्म ने बाहर पानी फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है। वैक्यूल प्रेजेंट है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म से पानी बाहर जाएगा, उसके बाद वैक्यूल के अंदर से पानी बाहर जाएगा। इसने श्रिंक होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने ये देखा कि हमारी जो सेल है वो इतनी सी मतलब साइज तो सेम रहेगा, ये याद रखना सेल का, क्योंकि सेल वॉल कितनी रिजिड होती है, पढ़ी है ना आप लोगों ने। सो वो कंसेप्ट मत लगा देना कि सेल पूरी श्रिंक हो गई। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में बहुत डिफरेंस है। प्लांट सेल को रख दो इसके अंदर, रख के देखो कभी प्लांट सेल को, सॉरी एनिमल सेल को, जैसे ही रखोगे ना सेल का साइज कम हो जाएगा। यहाँ सेल का साइज कम नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। सो आगे जाके कंडीशन कुछ कुछ ऐसे देखी गई, ठीक है। इस सेल को नाम दिया गया दैट इट इज अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन था वो यहां पे आके फिल हो गया, एक्सटर्नल सॉल्यूशन यहां पे आके फिल हो गया एंड पानी कंटिन्यूसली बाहर चलता चला गया। दिस इज टर्म्ड एज अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये एक मोमेंट है व्हेन इट इज केप्ट अंडर अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिचुएशन। अगर मैंने इसको रख दिया दूसरे के अंदर विच इज अ हाइपोटोनिक, आइए उस सिचुएशन में क्या होता है उस चीज को भी देख लेते हैं। बीकर है, भर देते हैं इसमें पानी, बीच में पड़ी है हमारी सेल। सेल के अंदर प्रेजेंट है हमारा वैक्यूल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है ये, पानी के अंदर। एक प्योर वाटर रख लिया। अब सेल के पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर सॉल्यूशन, ठीक है। सो अब मैं इसको उल्टा लिख दूं कि भी ये क्या होगी आपकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, प्योर वाटर, ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज अ प्लांट सेल। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। याद रखना हमेशा पानी मूव करता है फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक, हाइपो टू हाइपर, ठीक है। याद रख लेना इसको भी। पानी बाहर से अंदर जाएगा, अंदर चलेगा तो क्या होगा, सेल विल गेन वाटर, ठीक है। अब जो बाहर का प्रोटोप्लाज्म है एंड साइटोप्लाज्म है, ध्यान से देखना, साइटोप्लाज्म एक्सर्ट प्रेशर ऑन सेल वॉल। इसको नाम दिया जाता है टर्गर प्रेशर। क्या नाम दिया जाता है, टर्गर प्रेशर, ठीक है। अब इस टर्गर प्रेशर में देखो जैसे ये स्वेल होता चला जाएगा, क्योंकि सेल वॉल तो हमारी रिजिड है, इसने बाहर की तरफ को प्रेशर डालना शुरू कर देना है, उस प्रेशर को नाम होगा कि टर्गर प्रेशर, ठीक है। दूसरा एक आता है दैट इज अ प्रेशर पोटेंशियल।
pressure potential is the amount of pressure applied by protoplasm due to concentration gradient on cell wall is termed as a pressure potential. वो पोटेंशियल है जो कहाँ से क्रिएट हुआ, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से क्रिएट हुआ है. सो इसको हमने क्या नाम दे दिया आपका प्रेशर पोटेंशियल, और ये हो गया आपका टर्गर प्रेशर. याद आ गया आपको? ठीक है, टर्गर प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल. ठीक है, सो इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं कितनी स्टेजेस होती हैं प्लाज्मोलिसिस की. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस को स्टडी करते हैं. सो होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. आइए, now what next we have is stages of plasmolysis. इसमें क्या क्या है? The very first you have is limiting plasmolysis. Limiting plasmolysis वो प्लाज्मोलिसिस है जहां पे जो टर्गर प्रेशर है वो अभी अभी क्या हो जाता है, जीरो. और आप ये भी लिख सकते हैं जो आपका प्रेशर पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, जीरो. ठीक है, साई से डिनोट करते हैं, नीचे पी लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो जीरो इन दिस केस. सेल को अभी अभी मैंने एक ऐसे सोल्यूशन में रख दिया जिसकी वजह से उसमें अंदर का पानी बाहर चलता जा रहा है. एक वो स्टेज, स्टार्टिंग की स्टेज, जो बिल्कुल स्टार्ट की स्टेज है. सो दिस इज अ स्टार्ट स्टेज. एक वो स्टार्ट की स्टेज होगी जो प्रेशर प्रोटोप्लाज्म क्रिएट कर रहा है सेल वॉल के ऊपर, वो क्रिएट नहीं करेगा और वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा. इसको कहते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस. दूसरा होता है आपका इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस. इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस. अब इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस मतलब जो टर्गर प्रेशर है विल बी नेगेटिव, वो नेगेटिव में चला जाता है. कैसे नेगेटिव में चला जाता है, अब देखना. यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म को अगर आप देखोगे वो लूज कर देता है, वो अपने आप को हटाता चला जाता है सेल वॉल से. सो प्रोटोप्लाज्म shrink and leave cell wall. कहाँ से? फर्स्टली वो कहाँ से छोड़ता है, कॉर्नर से. देखा है ना, जो स्टार शेप्ड मैंने बनाया था, कॉर्नर से अपने आप को छोड़ना शुरू कर देगा. सो टर्गर प्रेशर क्या हो गया, नेगेटिव. थर्ड सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज अ एविडेंट प्लाज्मोलिसिस. एविडेंट प्लाज्मोलिसिस. एविडेंट प्लाज्मोलिसिस में क्या हो गया, जो टर्गर प्रेशर है नाउ इट इज मोर नेगेटिव. ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है टर्गर प्रेशर. ठीक है, यहाँ पे जो है प्रोटोप्लाज्म ऑलमोस्ट राउंडेड हो जाता है. प्रोटोप्लाज्म राउंडेड, ये क्या है, लास्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस. आगे बात समझ में, इसको कहते हैं लास्ट स्टेज. क्या क्या हो गया, लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस एंड एविडेंट प्लाज्मोलिसिस. आगे बात समझ में. अब देखो इसके अंदर क्या होता है, मतलब प्लाज्मोलाइज हो ही गया है, ऑलमोस्ट सेल हमारी डेड ही है. इस केसेस में क्या है, देयर आर चांसेस दैट अगर हम इसको दोबारा से एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दे ताकि ये पानी ले ले, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दे, दोज सेल दे कैन अगेन बी, दे बिकम वायबल. ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप द टुडे सेशन. कितने टॉपिक डिस्कस हो गया, प्लाज्मोलिसिस एंड ऑस्मोसिस दोनों कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट सेशन में एक और टॉपिक है बहुत छोटा सा, विच इज इम्बाइबिशन, वो डिस्कस करते हैं. उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कैसे ट्रांसपिरेशन होता है, कैसे पानी ट्रांसपोर्ट होता है. मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ये क्या क्या मैकेनिज्म है, एक छोटा सा ही है इम्बाइबिशन, और एक डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्लेक्ट है, वो भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है.